हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राजन सीरीज से रिलेटेड हिंदी सब्जेक्ट के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने राजन सीरीज के पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 52। सर्वनाम का अर्थ बताइए। जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे। कोई भी जैसे किसी के ऊपर ऐसे लिखना है, टीचर के ऊपर लिखना है और टीचर का नाम हमें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इसके लिए हम वह, तुम, ये, वे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगे और बार बार बोलने में भी। एक ही नाम को हम बार बार बोल के सेंटेंस बनाएंगे तो बोलने में और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम संज्ञा के जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे, ये सब। सर्वनाम के जो भेद हो, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 6। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 6 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया के भेद लिखिए। कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर जो किसके आधार पर क्रिया के बोध होते हैं? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया होती हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सकर्मक से नाम से ही समझ रहे होंगे, जिसके साथ में कर्म हो। सकर्मक में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं? कि रचना के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। रचना के आधार पर 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से वाचन करना या पढ़ना, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना या शीघ्रता से पढ़ना द्रुत पाठ का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए हुए भावों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। मतलब व्यक्ति जो अपने मन के या हृदय के भावों को प्रकट करता है उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। और जो भाव होते हैं वो वाणी या शब्दों के द्वारा प्रदान मतलब व्यक्त करता है, उसे भी हम अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए हुए भावों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। या व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा या वाणी का रूप प्रदान करता है, उसे भी हम अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? प्रोफेसर रमन लाल बिहारी के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वनात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मानव अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए जिस ध्वनात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। ये किसने कहा है? प्रोफेसर रमन लाल बिहारी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 59। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। विचार विमर्श करना, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथन। मतलब मौखिक में हम जो मौखिक रूप से करते हैं, मतलब बोल कर करते हैं, लिख कर नहीं करते हैं। वो सब जो भी काम हम बोल कर करते हैं वो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। जैसे वाद विवाद है, बोल कर करती हैं। किसी से विचार विमर्श करना है, वो भी हम बोल कर करते हैं। या चर्चा परिचर्चा करनी है किसी भी टॉपिक पर, वो भी हम बोल के करते हैं। कविता पढ़नी है, भाषण का व्याख्यान देना है, कहानी कहनी है, ये सब हम बोल कर करते हैं। जो भी हम बोल कर करेंगे वो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 60। लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण
लेखन विवरण आख्या, मतलब जो हम लिखकर व्यक्त करते हैं वो हमारी लिखित अभिव्यक्ति होती है। जैसे पत्र को लिखना, कहानी को लिखना, नाटक को लिखना, सार लेखन लिखना या लेखन विवरण लिखना या आख्या लेख लिखना, ये सब हमारे लिखित अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 61, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। अपने भावों एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जिसमें हम अपने भावों विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, और जिसमें हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्तियों उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है जो हम बोलकर करते हैं तो वो एक ही बार इंसान सुन सकता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति हम लिखकर करते हैं तो उसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं, मतलब जो नाशवान ना हो वो अक्षर कहलाता है। अक्षर, क्षर का अर्थ है नाश होना और आ का अर्थ है नहीं, मतलब जो नाशवान ना हो, किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं। तब कहने का तात्पर्य है जो नाशवान ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं, अक्षर जो मिलते हैं तो वो शब्द का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, वर्ण किसे कहते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में वर्ण को बांटा गया, स्वर और व्यंजन। आ से अंग तक हमारे स्वर होते हैं और का से ज्ञा तक हमारे व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह एवं संकेतों को शब्द कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति जो अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि के समूहों एवं संकेतों का प्रयोग करता है उसे हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं, पहला ध्वनात्मक, दूसरा वर्णात्मक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 66, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। इसका आंसर है शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन के अंतर्गत हमारे जो भी विराम चिन्ह होते हैं या जो भी सुर या मात्राएं या जो गति होती है उनका पूर्ण सही ढंग से प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है वहाँ पर हमने नहीं लगाया और जहाँ पर नहीं लगाना है वहाँ पर लगा दिया। आदर्श वाचन में उचित रूप से विराम चिन्हों, गति, सुर, लय आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, अनुरक्ति एवं निसीम शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति और निसीम का हो जाएगा असीम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए हम विस्मयादि शब्द का प्रयोग करते, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे होता है, एक डंडा उसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है, ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। ये ओहो, आहा, छी छी, ये जो शब्द आते हैं ये सब हमारे विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आती है। उसमें हम अत्यधिक पीड़ा या अत्यधिक खुशी या घृणा इन सब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। दो शब्द लिखने हैं आपको, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, संगीत और सम्मान। सम धन गीत तो हो गया हमारा संगीत, इसमें गीत हमारा शब्द है और सम हमारा उपसर्ग है। ऐसे ही मान हमारा शब्द है, इसमें सम लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, सम्मान। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, प्रकृति का सकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सकुमार कवि सुमित्रा नंदन को कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारी कविताओं को इन्होंने लिखा था, इसलिए इन्हें प्रकृति का सकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 71, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। जो पंच परमेश्वर कहानी थी ये किसने लिखी थी, प्रेमचंद ने लिखी थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप
अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्जाम में हो सकता है आए इस बार। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 72। अंधे की लकड़ी होना। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी या लकड़ी होने का मतलब है एकमात्र सहारा, मतलब उसका एक ही सहारा होना और कोई सहारा ना होना। इसमें वाक्य प्रयोग किया गया है, प्रेमचंद के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। मतलब अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा होना, और इसका वाक्य प्रयोग प्रेमचंद के पास एक ही तो लड़का था, वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही और कैसे उसका क्या होगा, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया और अर्थ इसका हो गया एकमात्र सहारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। छ संयुक्त वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का और शा से मिलकर बना है छाछत्रीय। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के अति लघु प्रश्न के पार्ट 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आपको पवन सीरीज के अति लघु प्रश्नों को प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और पवन सीरीज के अति लघु प्रश्नों के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।